चलिए, मुझे उम्मीद है अब सब लोग आते रहेंगे धीरे धीरे। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट जो टॉपिक देख रहे थे वो था प्रोटीन, और प्रोटीन में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखा था और उनके टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। मुझे उम्मीद है अगर किसी की क्लास छूट गई होगी तो आप बताना, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, अवेलेबल करा दूंगा मैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब है बहुत सारे, और सेकेराइड जो वर्ड आता है वो शुगर के लिए यूज किया जाता है। तो पॉलीसेकेराइड का मतलब कि बहुत सारे छोटे शुगर से मिलकर बना एक बड़ा कंपाउंड। ठीक है, छोटे शुगर्स जिनको हम मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं, जो यूनिट होती हैं पॉलीसेकेराइड की, जिन्हें मोनोसेकेराइड्स कहा जाता है। तो पॉलीमर ऑफ स्मॉल शुगर, ठीक है, पॉलीमर ऑफ स्मॉल शुगर या पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड्स को हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज के बारे में सुना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब वो जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो मिलकर जो है आइदर चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं या ब्रांच चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उनकी जो है पॉलीमराइजेशन पाया जाता है और उनके पॉलीमर्स को हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। अब पॉलीसेकेराइड दो तरह के हो सकते हैं। एक होमोपॉलीसेकेराइड हो सकता है, अगर सारे मोनोमर्स एक जैसे हैं, सारे मोनोसेकेराइड्स एक जैसे हैं तो उसे हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। और अगर सारे जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है तो उन्हें हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉलीमर्स ऑफ शुगर, हमारे कोर्स में जो जो है हम उन्हीं को देखेंगे। पॉलीमर्स ऑफ शुगर दे आर मेड अप ऑफ मोनोसेकेराइड्स, और उनके चेन या जो पॉलीमर स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। अब ये कितने टाइप के हैं और किसके किसके बने हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और इन्युलिन पिछले 2 सालों में आया भी है, इन्युलिन को लेकर आप अगर याद होगा, किसी ने आप लोगों में से दिया होगा पिछले 2-3 सालों में, तो इन्युलिन आपको मिला होगा। तो क्या क्या होता है भाई? स्टार्च, स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ, या बोला जाए होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, एंड सेलुलोज इज ऑल्सो ए होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये दोनों ग्लूकोज के होमोपॉलीमर हैं, यानी ये केवल और केवल ग्लूकोज के बने हुए हैं। तो जब दोनों ही होमोपॉलीमर हैं, दोनों ही एक ही मोनोसेकेराइड से बने हुए हैं, तो दो अलग अलग कंपाउंड कैसे, और दो अलग अलग कंपाउंड ऐसे बनते हैं, इनके ब्रांचिंग पैटर्न के बेस पर इनकी जो है आइडेंटिटी डिसाइड होती है। आप नीचे डायग्राम में देखो, डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक स्टार्च की चेन, इधर जो है स्टार्च की चेन आपको दिखेगी, ठीक है, ये एक स्टार्च की चेन है। अब स्टार्च जो है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में भी पाया जा सकता है और ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर में भी पाया जा सकता है। मतलब ये इसका जो शेप है सीधा एक चेन जैसा हो सकता है, या इसमें ब्रांचिंग भी पाई जा सकती है। तो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है वो स्टार्च का स्ट्रेट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। स्टार्च बेसिकली दो तरह से मिलता है, एक हम बोलते हैं अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अमाइलोज जो है स्ट्रेट चेन फॉर्म होता है और अमाइलोपेक्टिन जो है ब्रांच्ड फॉर्म होता है, ठीक है। दोनों याद रखना है, हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टार्च के दो फॉर्म है, एक अमाइलोज, अमाइलोज जो कि स्ट्रेट चेन अनब्रांच्ड मिलता है, और दूसरा मिलता है अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच्ड चेन मिलता है, ठीक है। एक में ब्रांचिंग पाई जाती है, एक में ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। ये दोनों ही किसके फॉर्म है? स्टार्च के फॉर्म है। दूसरा इसमें हमें यहाँ पर दिख रहा है सेल्यूलोज, और एक और हमें दिख रहा है यहाँ पे ग्लाइकोजन, ठीक है। ये तीन हमें यहाँ डायग्राम में आप लोग देख सकते हो बेटा, तीनों का डायग्राम। यस सर। आप लोग है ना, तीनों के डायग्राम
हाँ, तीनों के डायग्राम को देखेंगे और डायग्राम से ही हमें इसका डिफरेंस समझ में आएगा बेटा। जो स्टार्च है वो हमें स्ट्रेट चेन फॉर्म में दिख रहा है। जो सेलुलोज है इसके फाइबर्स का पूरा बंडल होता है। सेलुलोज कभी एक अकेला फाइबर नहीं होता, इसके फाइबर्स का पूरा बंडल पाया जाता है। तो इसमें भी ब्रांचिंग तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनके फाइबर्स का बंडल पाया जाता है। और वहीं ग्लाइकोजन जो है वो हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो हाईली ब्रांच्ड, यहाँ पर आप अगर ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखो तो एक चेन यहाँ है, उसमें से एक ब्रांच निकल गई, उसकी एक ब्रांच निकल गई, फिर ब्रांच की ब्रांच निकल गई। तो ब्रांचेस की भी ब्रांचेस निकलती जाती हैं, किसमें? ग्लाइकोजन में हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। और वहीं सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। स्टार्च का यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है वो किसका डायग्राम बना हुआ है? वो अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसका? अमाइलोज का। तो अमाइलोपेक्टिन का डायग्राम हम आगे देखेंगे। अभी जो हम डायग्राम देख रहे हैं वो स्टार्च का अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर हमें किसका दिख रहा है? स्टार्च का। ऐसे ही एक पॉलीमर हमें मिलता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर, जिसे हम इनुलिन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास चार ऐसे पॉलीमर जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, मोनोसेकेराइड से बनते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और इनुलिन। इनुलिन बड़ा फेमस है क्योंकि लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में इनुलिन का नाम आता है। पिछले, अगर मुझे याद है, आई थिंक 2019 में ही ये रिसेंटली आया हुआ है, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ तो फ्रक्टोज। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया। तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं। एक जो है स्ट्रेट चेन पाया जाता है स्टार्च, अगर उसमें ब्रांचिंग है तो वो अमाइलोपेक्टिन कहलाएगा। पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर हैं तो वो सेलुलोज होगा, और हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर मिलेगा तो वो ग्लाइकोजन होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। चलो, आगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में लिखा गया है और यहाँ पर हम इसको डिस्कस भी करेंगे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम नोट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करेंगे, ध्यान से सुनना। पॉलीसेकेराइड्स के बारे में कहा गया है देर आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड फॉर्म ऑफ अमीनो शुगर्स। तो अमीनो ग्रुप कंटेनिंग शुगर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अमीनो ग्रुप कंटेनिंग शुगर्स भी पाए जाते हैं जो हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं पॉलीसेकेराइड का। एग्जाम्पल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का हमने नाम कहाँ सुना है भाई? कोई बता सकता है? कोई रिकॉग्नाइज कर सकता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन? नहीं याद आ रहा। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। हाँ, वेरी गुड, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। नैम और नैग दो तरह के उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन पाए जाते हैं, नैम और नैग। ठीक है, नैम मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नैग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ये केवल जो पॉलीसेकेराइड्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, सेलुलोज और ग्लाइकोजन ही नहीं बना रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल वॉल का भी फॉर्मेशन करते हैं, और बिना इनके बैक्टीरियल सेल वॉल या प्रोकैरियोटिक सेल वॉल नहीं बन पाती। और ना केवल प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, ना केवल बैक्टीरियल सेल वॉल, ये फंगल सेल वॉल का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो फंगल सेल वॉल का भी फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे हमें काइटिन मिलता है। ठीक है, कुछ लोग चाइटिन बोलते हैं, कुछ लोग चिटिन बोलते हैं, आपकी जो मंशा हो आप बोल सकते हो, मैं काइटिन कहता हूँ। ठीक है, और काइटिन इंपॉर्टेंट क्यों आ जाता है? ठीक है, यहाँ पे ये काइटिन वर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना। काइटिन इज अ होमोपॉलीमर। अब एनसीईआरटी में कई साल ये गलती हुई है, किसी साल एनसीईआरटी में हेट्रोपॉलीमर लिख देता था, किसी साल एनसीईआरटी में होमोपॉलीमर लिख देता है। वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं एनसीईआरटी वाले कि हम लिखेगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। काइटिन इज अ होमोपॉलीमर जो फंगल सेल वॉल बनाता है।
ठीक है, अगर याद होगा तो फंजाई की सेल वॉल पाई जाती है, फंगल सेल वॉल पाई जाती है, और फंगल सेल वॉल बनी होती है किसकी? काइटिन की। और काइटिन इज ए होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये नैग का होमोपॉलीमर है, यानी केवल नैग जो मॉलिक्यूल्स हैं यही मिलकर, नैग जो सब्सटेंसेस हैं यही मिलकर काइटिन का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर हमें याद हो, ठीक है, हमने बताया कि काइटिन फंगल सेल वॉल बनाती है, ठीक है, तो एक तो काइटिन की यूज हम लिख लें भाई, ये पाई जाती है किसमें? फंगल सेल वॉल। और दूसरी बात अगर आपको याद हो, एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, तो आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन, ठीक है, आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन क्या बोलते हैं? काइटिनस क्यूटिकल। पढ़ा है अपन ने, काइटिनस क्यूटिकल या काइटिनाइज्ड क्यूटिकल, ठीक है, तो वो भी बना होता है किसका? काइटिन का ही बना होता है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये क्रैब को बताया है कि क्रैब का जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिनस क्यूटिकल, ठीक है। तो ये बनता है किससे? नैग से। अच्छा, यहाँ पे इनका नाम भी लिख दो, नैम का एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, और नैग होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। म्यूरामिक एसिड अगर आपको याद होगा तो म्यूरामिक एसिड की जो लेयर होती है उसे म्यूरिन्स भी कहा जाता है, और इसी की थिकनेस अगर बढ़ती है या कम होती है तो उसी पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनते हैं। आपको क्लासिफिकेशन अगर याद होगा तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया का डिफरेंशिएशन है वो उसकी सेल वॉल की थिकनेस पर किया जाता है। जिनकी सेल वॉल मोटी होती है, थिक होती है, वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं। जिनकी सेल वॉल पतली होती है, थिन होती है, वो ग्राम नेगेटिव। तो हमें यहाँ पर पॉलीसेकेराइड्स के बड़े फेमस और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल हैं, ध्यान में रख लेना। अगर आएगा तो जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम करेक्ट करके आना चाहिए, ठीक है। ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। चलो, अब यहाँ पे एक दूसरा स्टार्च मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा था, कौन सा? अमाइलो पेक्टिन। हमने अमाइलोज के बारे में बताया कि अमाइलोज जो है अनब्रांच्ड होता है, स्ट्रेट चेन होता है, लेकिन अमाइलो पेक्टिन में ब्रांचिंग पाई जाती है, और ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग पाई जाती है, ठीक है, ब्रांचेस की भी ब्रांचेस होती हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देखोगे तो मैं आपके लिए यहाँ बता रहा हूँ कि भाई ये एक मेन जो एक स्टार्च की जो है अमाइलोपेक्टिन की, ये जो है ये तो ग्लाइकोजन का बना है, लेकिन ऐसा ही शेप, ऐसा ही सेम जो होता है पैटर्न किसका? अमाइलोपेक्टिन का होता है। लेकिन जब पॉलीमराइजेशन होता है तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है और हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये किसका हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है? ये दिखाई देता है ग्लाइकोजन का। लेकिन इसी के जैसा स्ट्रक्चर होता है अमाइलोपेक्टिन का, जिसमें ब्रांचिंग थोड़ी कम पाई जाती है, उसमें भी पाई जाती है, उसमें ब्रांचिंग कम पाई जाती है। अगर मैं अमाइलोपेक्टिन को आपसे डिस्कस करूं तो मैं एक पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि अमाइलोपेक्टिन जब हम देखेंगे, और इसके बारे में याद रखना कि सपोज करो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है? हर 6 ग्लूकोज के बाद एक ब्रांचिंग पाई जाती है, ठीक है, हर 6 ग्लूकोज के बाद एक ब्रांचिंग पाई जाती है, किसमें? अमाइलोपेक्टिन में। ठीक है, तो एक ब्रांच आप देख सकते हो, एक ब्रांच 6 ग्लूकोज के बाद नीचे की तरफ और एक ब्रांच ऊपर की तरफ, ठीक है। आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अ ब्रांच अराइज इन, किसमें अराइज होती है? अमाइलोपेक्टिन में, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो ब्रांचिंग अराइज होती है, तो ब्रांचिंग जो पाई जाती है
वो नॉन रिड्यूसिंग एंड की तरफ पाई जाती है। ठीक है, किधर पाई जाती है? नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो यहाँ पर जो स्टार्च का स्ट्रक्चर है, एक तरफ रिड्यूसिंग एंड होता है, रिड्यूसिंग एंड होता है, और जो ब्रांचिंग होती है तो उसके अपोजिट साइड ये नॉन रिड्यूसिंग एंड मिलेगा। इधर भी ये नॉन रिड्यूसिंग एंड मिलेगा और इधर भी नॉन रिड्यूसिंग एंड मिलेगा। ये हो गई किसकी बात? अमाइलोपेक्टिन की। अगर हम अमाइलोज का स्ट्रक्चर देखें तो अमाइलोज का स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखता है? हमें स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर दिखता है, स्ट्रेट चेन। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है, और ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है तो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, इसमें एक हमें रिड्यूसिंग एंड मिलता है, रिड्यूसिंग एंड मिलता है, और एक नॉन रिड्यूसिंग एंड मिलता है। ठीक है, अब बात ये है, इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस समझो। एक तो अमाइलोज स्ट्रेट चेन है, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग है, और अमाइलोपेक्टिन में हर 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बाद ब्रांचिंग पाई जाती है। तो इसकी वजह से इसमें रिड्यूसिंग एंड तो एक होता है, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग एंड क्या होते हैं? इनफाइनाइट हो जाते हैं। इनफाइनाइट नॉन रिड्यूसिंग एंड, ये भी पूछा जा सकता है। अगर थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की कोशिश करेंगे तो ये पूछ सकते हैं कि कितने नॉन रिड्यूसिंग एंड पाए जाते हैं किसमें? ब्रांचिंग पैटर्न में। तो हम ग्लाइकोजेन में भी हमें मिलेगा इनफाइनाइट, यहां भी मिलेगा इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ पे हर 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग है। और वहीं अगर हम अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो एक हमें रिड्यूसिंग एंड मिलेगा और एक जो है नॉन रिड्यूसिंग एंड मिलेगा। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन आता है। ये स्टार्च के 2 टाइप हैं जिन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक रिड्यूसिंग एंड और इनफाइनाइट नॉन रिड्यूसिंग एंड अमाइलोपेक्टिन में, और एक रिड्यूसिंग एंड और एक नॉन रिड्यूसिंग एंड किसमें हमें मिलता है? अमाइलोज में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, बाकी जब पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी जो भी मोनोसेकेराइड्स हैं, जो सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल हैं, जब ये पॉलीमर बनाते हैं तो इनकी जो है बाइंडिंग पाई जाती है। ठीक है, बाइंडिंग पाई जाती है, तो इनकी जो बाइंडिंग होती है, तो ये पॉलीमर बनाने के लिए 2 ग्लूकोज या बोला जाए 2 मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो एक खास तरह का बॉन्ड बनाते हैं जिससे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है यहाँ पर 2 मोनोसेकेराइड्स के बीच में बनता है जिससे डाइसेकेराइड्स या पॉलीसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये भी ठीक वैसा ही है जैसे हमने पढ़ा था। कौन सा बॉन्ड पढ़ा था? हमने पढ़ा था एस्टर बॉन्ड पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है? हमने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा था, उन दोनों में ही डिहाइड्रेशन हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था। यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ ईच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तब जाकर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो लिखा क्या है? इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड्स, या अलग अलग मोनोसेकेराइड्स मिलकर ये बॉन्ड बनाते हैं जिसमें 2 कार्बन एटम ज्वाइन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम बात कर लें एस्टर बॉन्ड की, या हम बात कर ले यहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड की, या बात कर लें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की। तीनों में ही डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन से ही ये पॉलीमर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ग्लाइकोजन, ये डायग्राम, हालांकि मैंने बताया 2013 के बाद डायग्राम तो आते नहीं है, लेकिन अगर डायग्राम आता है तो ये जरूर पूछा जाता है कि ये किसका डायग्राम है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है वो ग्लाइकोजन का ब्रांचिंग पैटर्न, हाईली ब्रांच पैटर्न ऑफ ग्लाइकोजन को दिखाया गया। नोट कर लीजिए।
डन सर। चलो फिर थोड़ा सा स्टार्च के बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि हमारी बुक में लिखा हुआ है और जो लिखा है उसी से क्वेश्चन आता है। ठीक, क्या लिखा है? स्टार्च फॉर्म अ हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कभी कभी स्टार्च के शेप में जो है ना कॉइलिंग पाई जाती है, हेलिकल स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। तो हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाता है ना, तो स्टार्च जो है वो एक हम बोले तो बकेट लाइक हो जाता है, ठीक है, या मैश लाइक, मैश मतलब जाल, नेटवर्क, जाली जैसा हो जाता है, ठीक है। और जाल जैसा हो जाता है तो उस मैश लाइक स्ट्रक्चर में, उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में आयोडीन मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, क्या ट्रैप हो जाते हैं? आयोडीन मॉलिक्यूल। तो जब स्टार्च बनता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, और हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने की वजह से वो आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है। और आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड करता है तो आयोडीन की टेस्टिंग, या हम बोले तो स्टार्च की टेस्टिंग, हम आयोडीन की प्रेजेंस की वजह से कर सकते हैं। और आपने अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा स्कूल में, 12th या 11th के ये प्रैक्टिकल्स में आता है। आज तो मुझे नहीं मालूम आज ये किस में है, 11th या 12th में, लेकिन आलू वगैरह लेते थे, पोटैटो लेते थे, उसको उबाल के या मैश करके उसमें आयोडीन वगैरह मिलाते थे, जिससे हम एक स्टार्च टेस्ट करते हैं। तो स्टार्च टेस्ट इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि स्टार्च उस आयोडीन को होल्ड कर लेता है, और होल्ड करता है तो स्टार्च ब्लू कलर देता है। तो इसीलिए जनरली जब भी हम स्टार्च की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो आयोडीन, ठीक है, ये उसी तरह होता है जैसे जाल में मछली फंस जाती है, अपन कोई अगर फिशरमैन होगा वो नदी में जाल फेंकता है तो उसमें मछली फंस जाती है, ये उसी तरह है कि आयोडीन का, इसका स्टार्च का एक मैश लाइक स्ट्रक्चर है और उसमें आयोडीन मॉलिक्यूल जो है वो फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लू कलर देते हैं। सेल्यूलोज हैज नो कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर्स। अब इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है सेल्यूलोज से कि ये सेल्यूलोज से क्यों अलग है। सेल्यूलोज में हमने देखा पैरेलल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, वो कोई नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाता। तो पैरेलल फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से वो आयोडीन को होल्ड नहीं करता और आयोडीन का टेस्ट भी नहीं शो करता है। सो सेल्यूलोज हैज नो कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड देयरफॉर कैन नॉट होल्ड I2, यानी आयोडीन को होल्ड नहीं करता। तो आयोडीन अगर हम यूज करते हैं तो स्टार्च टेस्ट के लिए करते हैं, स्टार्च की प्रेजेंस को प्रूफ करने के लिए करते हैं, सेल्यूलोज की प्रेजेंस को प्रूफ करने के लिए आयोडीन टेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इसलिए आपने जब भी बेटा फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस में जो हमने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं, हमने लीफ को देखा है कि लीफ को भी लेकर उसको हम आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं, ऐसा देखा है, आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं तो लीफ जो है ब्लू कलर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जहां जहां स्टार्च होता है वो आयोडीन को होल्ड कर लेता है, तो हमें स्टार्च की प्रेजेंस पता चल जाती है लीफ में। ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हुआ है? यस सर। हाँ, तो वहां पर भी स्टार्च की प्रेजेंस को ही प्रूफ करने के लिए आयोडीन का यूज किया जाता है। हमारी बॉडी में आयोडीन जरा बताओ तो कौन से हार्मोन से एसोसिएटेड पाया जाता है? तो थायरोक्सिन। थायरॉक्सिन। वेरी गुड। और एक एक थायरोक्सिन से कितने आयोडीन एसोसिएटेड होते हैं? एक थायरोक्सिन मॉलिक्यूल अगर है तो उससे कितने आयोडीन एसोसिएटेड पाए जाएंगे? अपन ने पढ़ा ना बेटा, T1, T2, T3 और T4 हार्मोन होते हैं। T1 में एक आयोडीन तो मोनो आइडोथायरोनिन कहा जाता है, T2 में दो आयोडीन तो डाई आइडोथायरोनिन कहा जाता है, T3 में तीन है तो ट्राई आइडोथायरोनिन कहते हैं, और T4 जो कि फुल्ली मैच्योर्ड थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसमें चार आयोडीन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। ठीक है, ये रैंडम ऐसे आता जाएगा, मैं आप लोगों से डिस्कस करता जाऊंगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी पे, आयोडीन जब आया है तो एक और क्वेश्चन कहीं और से मैं पूछूंगा, आपको सोचकर जवाब देना पड़ेगा। हमने ऐसा पढ़ा है जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़े थे कि कहीं अगर पानी में टैडपोल हैं और उसमें हम आयोडीन के कुछ ड्रॉपलेट्स डाल देते हैं तो उनमें
वो टैडपोल जो है मेटामॉर्फोसिस तेज हो जाता है और वो फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है कहीं? सुना है कभी? नहीं सुना? नो सर। चलो ध्यान से सुनो फिर क्या होता है। ठीक है, ये 2-3 चैप्टर से रिलेटेड है ये पॉइंट। ठीक है, ये इवोल्यूशन से भी रिलेटेड है, ये एनिमल क्लासिफिकेशन से भी रिलेटेड है, ये जो है हार्मोन सिस्टम से भी रिलेटेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। होता क्या है, फ्रॉग में आयोडीन जो है, ये अगर हम आयोडीन मॉलिक्यूल वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो फ्रॉग में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे एंडोस्टाइल बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉग टैडपोल में ग्लैंड पाई जाती है जिसे एंडोस्टाइल बोलते हैं, और वो एंडोस्टाइल ग्लैंड हमारी थायराइड ग्लैंड की तरह होती है। तो वाटर में अगर हमने आयोडीन के कुछ ड्रॉपलेट्स डाल दिया तो वो आयोडीन एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनमें थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है। याद रखना किसका? थायरॉक्सिन। आयोडीन की वजह से थायरॉक्सिन बनने लगता है। किससे बनता है? उस ग्लैंड से जिसे हम एंडोस्टाइल ग्लैंड बोलते हैं। अब थायरॉक्सिन हार्मोन अगर आपने पढ़ा होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रमोट्स मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस। एम्फीबिया में मेटामॉर्फोसिस को प्रमोट करता है, और इसीलिए अगर हम ड्रॉपलेट्स डालेंगे आयोडीन की तो टैडपोल जल्दी से फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें मेटामॉर्फोसिस एक्सिलरेट हो जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में? कायांतरण बोलते हैं, कायांतरण, है ना? मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण उनमें तीव्र हो जाता है थोड़ा सा। हालांकि मुझे हो गए 5 साल हिंदी पढ़ाए, इसलिए थोड़ा सा कुछ वर्ड भूल जाता हूँ। ठीक है, तो चलो ये याद रखना, स्टार्च को लेकर, सेलुलोज के लेकर आयोडीन की इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो स्टार्च की आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ा था थोड़ा सा, इसकी यूनिट्स पढ़ी थी, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। अगर आप लोग लास्ट क्लास में रहे होगे तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड हमने सुना था। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? ऐसा एसिड जो न्यूक्लियोटाइड से बनता है और हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, उसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड बेसिकली आरएनए और डीएनए होते हैं। ठीक है, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनका हम लोग कैसे, इनका स्ट्रक्चर बनता है, जो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमें मालूम है कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए और पेंटोस शुगर होना चाहिए, और न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, केवल यही 2 होने चाहिए। तो अभी जो हमने न्यूक्लियोटाइड्स देखे हैं, अब उन्हीं को पॉलीमराइज करके बायोमैक्रोमोलिक्यूल यानी न्यूक्लिक एसिड्स बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा? यहां पर देखो, न्यूक्लिक एसिड्स आर हेट्रोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी जितने अलग अलग तरह के हमने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े हैं, वो अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कई टाइप्स के हैं, इसीलिए हम इसे हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। That is, many nucleotides are linked to form polynucleotide. तो कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक चेन बनाते हैं, और उस चेन को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी बोल सकते हैं। और न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं कि डिपेंड करता है किस तरह का राइबोस शुगर उसमें है, किस तरह का नाइट्रोजनस बेस उसमें है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा तो डीएनए का फॉर्मेशन होगा, और अगर राइबोस शुगर होगा तो आरएनए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ चुके हैं? इनके स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इनके जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर इनकी फंक्शनिंग को लेकर, इनके ओरिजिन को लेकर, इनकी एक्टिविटी को लेकर पाया जाता है। ठीक है, आरएनए थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है, इसकी स्टेबिलिटी कम पाई जाती है और इसीलिए इसमें म्यूटेशन ज्यादा देखने को मिलता है, हमने इस पे डिस्कशन किया था। डीएनए थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबल ज्यादा होता है तो एक्टिविटी कम शो करता है, और इसमें स्लो रेट पर म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड का तो स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है और फॉस्फेट ग्रुप 5th कार्बन से अटैच होता है।
आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर नीचे ये जो पोजीशन है ये थर्ड कार्बन की पोजीशन है, तो इस पोजीशन को याद रखना, थर्ड कार्बन की पोजीशन, क्योंकि इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है डीएनए के साइड डिटर्मिनेशन में। ठीक है, कि डीएनए का जैसे हमारी बात करते हैं, हमारा साइड डिटर्मिनेशन हमारे इधर की तरफ लेफ्ट है और इधर की तरफ राइट है, तो ये हमारा साइड डिटर्मिनेशन होता है। डीएनए का किधर लेफ्ट होगा किधर राइट होगा, तो उसके साइड को डिटरमाइन करने के लिए हम इन दो कार्बन की मदद लेते हैं। कौन कौन से कार्बन की? थर्ड कार्बन की और फिफ्थ कार्बन की। ठीक है, आगे कैसे होगा ये याद रखना, यहाँ पर थर्ड कार्बन नीचे की तरफ है और फिफ्थ कार्बन ऊपर की तरफ है। तो इस थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन की पोजीशन से हम डीएनए के स्ट्रैंड का डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं और उसके साइड्स को समझ पाते हैं कि किसका कौन सा साइड है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यार कुछ लोग बहुत लेट आते हो आप लोग, है ना? 2 बजे की क्लास रहती है, मैंने मॉर्निंग में ही लिंक डाल दिया था, फिर भी कुछ लोग बहुत लेट हो जाते हो। अभी क्या फुल लॉकडाउन चल रहा है क्या घर पे? चलो, अब जब हम इनका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है, स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। भाई डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है, सीढ़ी की तरह होता है। सीढ़ी जैसे वो सांप सीढ़ी वाली सीढ़ी होती है ना, उसी जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन हेलिकल होता है, थोड़ा सा घुमा हुआ होता है। तो हम उसका हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है उसका, और उसको हमने सीधा कर दिया तो हमें एक स्ट्रेट लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें जो 5 डैश और 3 डैश दिख रहा है आप लोगों को, अगर देखोगे कि ये 5 डैश ये 3 डैश, यानी इस स्ट्रैंड में ऊपर की तरफ फिफ्थ कार्बन की पोजीशन है और नीचे की तरफ थर्ड कार्बन की पोजीशन है। ठीक है, दोनों तरह के कार्बन इसमें प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ फिफ्थ कार्बन, नीचे की तरफ थर्ड कार्बन, और उसके जो अपोजिट जो स्ट्रैंड है उसमें ऊपर की तरफ थर्ड कार्बन की पोजीशन है और नीचे की तरफ फिफ्थ कार्बन की पोजीशन है। तो ये दो तरह की पोजीशन हमें देखने को मिलती है किसमें? डीएनए के स्ट्रैंड में, और पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था ये 5 डैश और 3 डैश याद रखना है, क्योंकि इससे हमें डीएनए के स्ट्रैंड की साइड पता चलती है कि डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल पाए जाते हैं। हमेशा एक स्ट्रैंड का 5 डैश दूसरे स्ट्रैंड के 3 डैश के सामने होता है। आप देखोगे 5 डैश और 3 डैश यहाँ ऊपर सामने है, और नीचे एक स्ट्रैंड का 5 डैश और दूसरे स्ट्रैंड के 3 डैश के सामने होता है। तो यहाँ पर भी ये दोनों क्या है? एक दूसरे के एंटी पैरेलल। तो लिखा क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड को एक साथ जोड़कर डीएनए का फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है, ये सभी न्यूक्लियोटाइड हैं। इसमें आप देखोगे एसपी, एसपी, एस मतलब शुगर, आपको डायग्राम में दिख रहा है। एस का मतलब क्या है भाई? शुगर है। शुगर कौन सा है? डीऑक्सीराइबोस शुगर है। एस का मतलब है शुगर, और पी का मतलब है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड है। तो ये एसपी, और अंदर की तरफ जो है एटीजीसी, ये क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस दिए हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस। ये अभी डीएनए हमें बाहर से कैसा दिखता है उसका है, अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे और डिटेल देखेंगे तो हमें इसका अंदर से स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल प्रेजेंट होती हैं और हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। हेलिकल मतलब घुमावदार। ठीक है, स्पाइरल हम बोल सकते हैं, स्पाइरल या हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। वो जो रफ कॉपी आजकल हम लोग लेते हैं ना, स्पाइरल वाली रफ कॉपी, उसमें जो प्लास्टिक की रिंग लगी होती है, दैट इज हेलिकल, वैसा ही स्ट्रक्चर इनका पाया जाता है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि 1 फुल टर्न कंसिस्ट ऑफ 10 स्टेप्स या 10 बेस पेयर। एक पूरा चक्कर जब काटेगा ये हेलिक्स, ठीक है, एक पूरा चक्कर, सपोज करो यहाँ पे नीचे से शुरू होता है, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है,
एक पूरा चक्कर इसका कंप्लीट होगा, यहां से शुरू होगा तो यहां तक ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट होगा। बोल रहा है कि एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में 10 स्टेप्स पाए जाते हैं। स्टेप्स मतलब सीढ़ी पे जो बीच बीच में डंडियां होती हैं जिसपे हम चढ़ते हैं, उन्हें स्टेप्स कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हर एक स्टेप में एक एडेनिन, एक जो है प्यूरिन और एक पिरिमिडीन है। ठीक है, प्यूरिन नाइट्रोजन है, बेस है, पिरिमिडीन भी नाइट्रोजनस बेस है, दोनों मिलकर एक स्टेप का फॉर्मेशन करते हैं तो इन्हें बेस पेयर कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, हमें बेस पेयर दिख रहा है और हमें मालूम है मॉलिक्यूलर बेसिस में अगर पढ़ा होगा तो याद होगा ए और टी, ए जो है टी के साथ पेयर बनाता है, यानी एडेनिन थायमिन के साथ पेयर बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर बनाता है। एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा सुना है कभी एटी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जीसी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड? यस सर। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये भी सुना होगा कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में जीसी बेस पेयर ज्यादा पाया जाता है। यस सर। और जीसी बेस पेयर ज्यादा होगा तो मुझे ये बताओ, डीएनए को अगर हीट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा, एटी के बीच का बॉन्ड या जीसी के बीच का बॉन्ड? जीसी वाला बाद में टूटेगा भाई, जहां 2 रस्सियां हैं और जहां जहां 3 रस्सियां हैं। ठीक है, 2 रस्सियों को तोड़ेंगे और 3 रस्सियों को तोड़ेंगे तो 3 रस्सियों को तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी। तो जीसी जो, जब हम डीएनए को हीट करते हैं ना तो सबसे पहले एटी बॉन्ड टूटते हैं एडेनिन और थायमिन के बीच के, 70 डिग्री सेल्सियस तक ये टूट जाते हैं। और ज्यादा हीट करते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं तो ये पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, तब जीसी बॉन्ड भी टूट जाते हैं। तो जब भी डीएनए को हीट करेंगे ना तो एटी बॉन्ड पहले टूटेगा। और इसीलिए ये बात ध्यान में आती है कि जब प्रोकैरियोट्स का डेवलपमेंट अर्थ पे सबसे पहले हुआ था तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस या उसके आसपास था। जब थोड़ा सा कम हुआ तो सबसे पहले वही बॉन्ड सरवाइव कर पाए जो ज्यादा हीट को रेजिस्ट कर सकते थे, और इसीलिए प्रोकैरियोट्स में हमें जीसी बेस पेयर ज्यादा मिलते हैं इन कंपैरिजन टू एटी या इन कंपैरिजन टू यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये याद रखना। तो एटी, ए और टी बेस हो गए, बेस का एक पेयर है इसलिए बेस पेयर। तो एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर मिलेंगे हमें? 10 स्टेप्स मिलेंगे, यानी 10 बेस पेयर मिलेंगे, यानी 20 बेसेस हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे हम 20 बेसेस भी लिख दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। 10 स्टेप्स, 10 बेस पेयर, 20 बेसेस। लेंथ ऑफ 1 फुल टर्न, एक पूरा टर्न यहां से शुरू हो रहा है यहां तक हो रहा है, एक पूरा टर्न कितना मिलेगा हमें? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 फुल टर्न की लेंथ जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 34 एंगस्ट्रॉम। हम देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में हमने बनाया हुआ है। तो 34 एंगस्ट्रॉम को हम 3.4 नैनोमीटर भी कहते हैं। 34 एंगस्ट्रॉम को 3.4 नैनोमीटर। अब बोल दिया इसने कि 3.4 एंगस्ट्रॉम फॉर ईच स्टेप्स। अब 10 स्टेप्स हैं, कितने में? 34 एंगस्ट्रॉम में। तो एक स्टेप के बीच का डिस्टेंस कितना मिलेगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एट ईच स्टेप द स्ट्रैंड टर्न 36 डिग्री। एक हेलिक्स पूरा घूमेंगे तो 360 डिग्री कंप्लीट होगा, और एक हेलिक्स में 10 स्टेप हैं तो हर 2 स्टेप के बीच में कितना एंगल मिलेगा बेटा? 36 डिग्री का एंगल मिलेगा। ठीक है, 2 स्टेप्स के बीच में कितना एंगल मिलेगा? 36 डिग्री का एंगल मिलेगा। तभी 10 स्टेप में ये एक चक्कर कंप्लीट होगा, यानी 360 डिग्री कंप्लीट होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इमेजिन करने वाला पॉइंट है जिसको हम सोच सकते हैं कि अगर एक चक्कर में 360 डिग्री है और 10 स्टेप्स हैं तो हर स्टेप के बीच में 36 डिग्री का हमें डिफरेंस जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। 70 डिग्री सेल्सियस तक ये टूट जाता है, ये 90 डिग्री सेल्सियस तक टूट जाता है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो, अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल में देखें।
तो डिटेल में देखने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके जो किनारे के पोल हैं, ठीक है, जो दोनों स्ट्रैंड है, हम पोल की बात करेंगे। आप देखो यहाँ पे इस पोल में हमें ये पेंटोज शुगर दिख रहा है, 5